कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड, जहां एक और साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया था। वहां पे डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ भी दर्जनों प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और 30 से भी ज्यादा साइंटिस्टों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है। और डिटेक्टिव को वहीं पर लॉकर में वही गोल्डन हेलमेट मिल जाता है। दैट्स मीन ये साइंटिस्ट भी वही गेम खेला करता था। तो दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट द वीडियो। इधर लंदन में पांचों फ्रेंड जैक के घर में बैठकर स्विट्जरलैंड में मारे गए साइंटिस्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी विल ऑगी से पूछता है, क्या तुम्हारा काम डाउन खत्म हो गया? वो कहती है, हाँ, मेरी करियर की तरह। दैट्स मीन ऑगी के इतने सालों की मेहनत लोगों के सामने आने से पहले बंद हो गया। पर नोट करने वाली बात यह है कि नैनो फाइबर से किसको खतरा है। खैर, इन सभी सवालों का जवाब हमें वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। फिर विल जीन को अकेला पाकर डेट के लिए पूछता है, जहाँ विल अपनी बीमारी और अपना प्यार इजहार करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर भी है, वगैरह वगैरह। पर जीन विल को मना करते हुए कहती कि मैं इन दिनों काफी बिजी हूँ और मुझे अपना काम भी खत्म करना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इधर ऑगी को जैक के रूम में वही गोल्डन हेलमेट मिल जाता है और वो उसे पहन लेती है, जिसे वो भी गेम के अंदर चली जाती है। जो पहली बार जैक ने एक्सपीरियंस किया था वो सेम टू सेम ऑगी ने भी किया, लाइक सब कुछ असली है। पर तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है और उसका सिर काट देती है। वो घबराते हुए हेलमेट उतार देती है और नीचे आ जाती है, जहाँ जैक से पूछने पर ये क्या है, किस तरह का डिवाइस है। जैक कहता है कि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया और तुम इसे नहीं पहन सकती। साथ में ये भी कहता है कि एक रात जब मैं घर आया तो ये चीज मुझे दरवाजे के पास मिली। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मेरे घर कौन आया मुझे पता नहीं चला। जहाँ ऑगी कहती है, वेरा मरने से पहले यही गेम खेला करती थी और तुम लोग भी यही कर रहे हो। सॉल बताता है कि ये डिवाइस किसी तरह से हमें कंट्रोल करता है, जहाँ सभी लोग जीन और जैक को ये गेम खेलने से मना करते हैं और कहते हैं कि प्रॉमिस करो आज के बाद से तुम लोग ये गेम नहीं खेलोगे। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि ये गेम खेलने से इनकी भी जान जा सकती है। सबके जाने के बाद उसी रात जीन और जैक गेम से रिलेटेड बात करते हैं, यहाँ तक कि जीन ने पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर लिया था, जिससे ये पता चल सके कि अगला शांति युग कब आएगा। जीन ये भी कहती है कि मुझे किसी भी तरह से अगली सभ्यता बचानी होगी। इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जो इन लोगों की सारी बातें सुन और एनालाइज कर रहा था। इसके बाद दोनों ही अपने हेलमेट पहन लेते हैं और गेम में पहुंच जाते हैं और ये होता है लेवल 2, जहां हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं और वहीं पर वही छोटी बच्ची मिल जाती है। जीन उसे देखकर बहुत खुश होती है। बच्ची कहती है, अगर आप इस सभ्यता को बचाने आए हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पोप अपना फैसला सुनाने वाले हैं। जीन कहती है, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगी। लड़की कहती है कि मुझे सारी मौतें याद है और यहाँ पर जीन को ये बात अजीब लगती है। फिर ये लोग महल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पोप ग्रेगरी अपना फैसला सुनाने वाले थे। लेकिन वो दोनों से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास सूरज की चाल को समझने का कोई तरीका है तो अभी बता दो। और यहाँ पर जीन बताती है कि सूरज की चाल का दरअसल कोई पैटर्न है ही नहीं और इस दुनिया के सारी चीजों को एनालाइज करने पे मुझे पता चला है और नतीजा निकाला है कि ये जो ग्रह है 3 बॉडी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये ग्रह किसी एक स्टार का चक्कर लगाती है तो शांति का युग है। अगर ये ग्रह किसी दूसरे स्टार की तरफ चली जाती है तो वो अफरा तफरी का युग है। जहाँ पर पोप इनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इन दोनों को जलाकर मार देने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बाहर में आग लग जाती है और वो छोटी बच्ची भी वहां आ जाती है और वो कहती है, बाहर 3 सूरज आ गए हैं और ये दुनिया खत्म हो गई है। जीन उस छोटी बच्ची को एक बार फिर से बचा नहीं पाती है। फिर वहां पे वही औरत आ जाती है और वो बताती है कि इस सभ्यता का अंत 3 सूरज की वजह से हुई, लेकिन तुम इस सब का कारण समझ गई और इसलिए तुम्हें लेवल 3 में भेजा जाता है। एज अ ऑडियंस हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि इस गेम में कभी भी शांति का युग नहीं आ सकता, क्योंकि यह ग्रह 3 बॉडी स्टार सिस्टम में फंस गई है। जब भी यह ग्रह एक स्टार का चक्कर लगाती है तभी दूसरा स्टार अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लेती है। तब यह ग्रह उस स्टार का चक्कर लगाने लगती है, तभी तीसरा स्टार अपनी ओर खींच लेती है और यही लूप चलता रहता है। और यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये कोई गेम नहीं बल्कि मैसेज है, जो वीडियो के एंड में हमें पता चल जाएगी। इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं, थॉमस को वही गोल्डन हेलमेट दिखा रहा था और साथ में जैक और जीन से रिलेटेड सारी बातें भी बता देता है। थॉमस इस हेलमेट को लैब भेज देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस हेलमेट में हजारों छोटे छोटे सेंसर है, रेटिना स्कैनर है, ऑक्सीजन मीटर है और ब्रेन वेव सेंसर है और ये सब बहुत सारे बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। थॉमस कहता है कि शायद वे लोग होशियार लोग ये भर्ती करना चाहते हैं,
इधर हम जीन को भी देखते हैं जो पूरी रात इस गेम को खेली थी और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड जीन का वेट कर रहा था। दरअसल आज इसका बॉयफ्रेंड राज जीन को अपने परिवार वालों से मिलवाने वाला है और राज कहता है कि बस तुम उन लोगों से साइंस से रिलेटेड बातें मत करना। मगर डिनर टेबल पे हम देखते हैं जीन साइंस की ही बातें करने लगती है। जहाँ राज के पिता भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी कारगिल युद्ध के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ राज के पिता इंडियन आर्मी के कैप्टन थे और वो अकेले ही पाकिस्तानी सोल्जर को एक ग्रेनेड से सभी को मार दिया था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। फिर हम ऑगी को देखते हैं जो अपने ऑफिस आई थी, जहां उसके बॉस कह रहे थे कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने इतनी कीमती प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। हमारी कंपनी नैनो फाइबर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन जाती, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। और वो गुस्से से ऑगी को कहते हैं कि तुम अभी भी पैरोल पे हो, अगर तुम काम नहीं करोगी तो वर्क वीजा ना मिलने पर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। दरअसल इसके बॉस इस पे गुस्सा कर रहे थे और इससे परेशान होकर ऑगी फिर से ना चाहते हुए भी उसे फिर से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता और वो जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है उसका काम डाउन फिर से स्टार्ट हो जाता और इसके पास करीब 1 मिनट का समय बचाता। ऑगी डर के मारे जल्दी से मशीन को बंद कर देती है। अब ऑगी पूरी तरह से फंस चुकी है। अगर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो सभी साइंटिस्टों की तरह मारी जाएगी, नहीं तो उसे ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ऑगी रोते हुए सॉल को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। सॉल ऑगी के पास जाने के लिए रेडी ही हो रहा था, तभी ऑगी को सॉल के पास से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ऑगी गुस्से से कॉल को कट कर देती है। इधर सुबह होते ही जीन जैक के घर पहुंच जाती है लेवल 3 खेलने के लिए और वे लोग गेम के अंदर पहुंच जाते हैं शामडू, जहां उन्हें पता चलता है कि वे अभी भी 3 बॉडी सिस्टम में है और 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन लोगों को ढूंढना है। तभी वहां पर वही छोटी लड़की मिल जाती है और वो लड़की इन लोगों से बात करने से मना करती है। फिर ये लोग वहां के सम्राट खान से मिलने पहुंच जाते हैं और जो 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, लेकिन सम्राट पहले सुनना चाहते हैं कि इन लोगों के पास कोई तर्क है कि नहीं, यानी कि सोल्यूशन है कि नहीं। पर जीन के पास कोई तर्क नहीं था। पर सम्राट से मिलने से पहले 2 साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपना मानव कंप्यूटर बनाया था और वो भी 3 करोड़ सोल्जर की मदद से। कुछ कैलकुलेशन करने के बाद साइंटिस्ट कहते हैं अफरा तफरी का समय 3 दिन बाद शुरू होगा और 8 महीने तक चलेगा। इसके बाद 10,000 साल तक शांति का युग आ जाएगा। फिर से ये साइंटिस्ट अपना हाथ जमीन पर रखते हैं जिससे अफरा तफरी का समय गुजरने लगता है और शांति का युग आ जाता है। पर जीन को यह कैलकुलेशन गलत लगती है क्योंकि इन लोगों ने 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और ये सुनते ही सम्राट भड़क जाते हैं, इन दोनों को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। जीन जमीन को छूती है जिससे दिन आगे बढ़ने लगता है और वे लोग उस समय तक पहुंच जाते हैं जहाँ तीनों सूरज एक साथ एक लाइन में लगे हुए थे। पर तीनों सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। जीन फिर से उस छोटी बच्ची को बचा नहीं पाती है और सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर वही औरत आ जाती है और कहती है इस सभ्यता का अंत 3 सूरज सीसीजी की वजह से हुआ। सीसीजी का मतलब वो पोजीशन जिसे सभी स्टार ए लाइन में हो और इन लोगों को लेवल 4 में भेज दिया जाता है क्योंकि जीन ने सभी कारणों को ढूंढ लिया था। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो मॉनिटर पर सभी कैरेक्टर को एनालाइज कर रहा था और एक रिपोर्ट बनाता है जो माइक को देता है और माइक जीन और जैक को लंदन में होने वाले मीटिंग में इनवाइट करने को कहता है। दैट्स मीन थॉमस का शक बिल्कुल सही था। माइक स्पीकर के जरिए किसी और से बात कर रहा था और ये और कोई नहीं उसी गेम का एक कैरेक्टर होती है जिसे माइक लॉर्ड बोल रहा था। और यहाँ पर एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि येन जी और माइक मिले हैं और वे लोग उस दुनिया के लोगों की मदद कर रहे हैं इस गेम के जरिए और ये वेल प्लान है होशियार लोगों को अपनी टीम में जोड़ने और इस प्लेनेट पर कब्जा करने का। खैर फिर हम लोग जीन को देखते हैं जहां इन लोगों को इनविटेशन मिल जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं वही मीटिंग वाली जगह पर और इधर डिटेक्टिव दासी इन लोगों को ट्रैक कर वो भी पहुंच जाता है। इधर हम वही अनजान लड़की को देखते हैं जो कहती है तुम दोनों इंग्लैंड में पहले खिलाड़ी हो जो लेवल 4 में पहुंचा है और जहाँ जीन की तारीफ करते हुए ये अनजान लड़की कहती है तुम कितनी जल्दी 3 बॉडी प्रॉब्लम को समझ गई, तुम्हारा दिमाग बाकी प्लेयर के मुकाबले बहुत तेज है। इसके बाद ये दोनों लेवल 4 खेलने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं गेम के अंदर जहां पर वही छोटी बच्ची और वही औरत मिलती है और वो औरत बताती कि तुम सही थी, इस 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। और वो कहती है जिस ग्रह की किस्मत इतनी बुरी है जहाँ के लोग रह भी नहीं सकते वहाँ से निकल ही जाना बेहतर है। इसलिए जिस दिन तुम्हारे ग्रह का आने का इन्विटेशन मिला तो हमने 1000 स्पेसशिप बनाए और वे लोग कभी भी पृथ्वी पे पहुँच सकते हैं। जहाँ छोटी बच्ची जीन से पूछती है क्या आप लोग हमारा स्वागत करेंगे, हम लोग सब आपसे मिलना चाहते हैं और ये लोग अपना हेलमेट उतार देते हैं। जीन को अब क्लियरली समझ में आ चुका था कि हम लोग जिससे कांटेक्ट किया है
वे एलियन है और यहाँ पर वो अनजान लड़की उन लोगों का नाम शांति बताती है और उनसे सबसे पहले चाइना ने कांटेक्ट किया था और चाइना में शांति का मतलब है 3 बॉडी पीपल और इस गेम को एलियन ने बनाया है। जैक को ये सब बकवास लगती है क्योंकि उसे एलियन वगैरह पे विश्वास नहीं था और वो अनजान लड़की कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें इस सब पे विश्वास नहीं है तो, और जैक वहाँ